हेलो एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनालिटी के पेपर में डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व की विमाएं या आयाम के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व की विमाएं या आयाम, यह शब्द जितनी भी पर्सनालिटी थ्योरीज बताए आपको या पर्सनालिटी का पेपर आप पढ़ते हैं तो उसमें कई बार यह शब्द आता है। एक क्वेश्चन भी हुआ है हमसे यही यूट्यूब पर ही कि अब आप में से कोई है या कौन है कि व्यक्तित्व विमाएं क्या हैं, इनके बारे में डिटेल जानने के लिए। तो हम आपको आज डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी के पेपर में बताने चल रहे हैं। और यह जो विमाएं हैं आप जो पढ़ेंगे, ये सब आपने किसी न किसी मनोवैज्ञानिक की थ्योरी में पढ़ी हुई हैं, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारी थ्योरीज अब तक पढ़ाई हुई है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यह डायमेंशन विमा आयाम है क्या। यह विमा या आयाम एक प्रकार की कैटेगरी स्केल होता है, श्रेणी मापनी होती है, जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के शील गुणों, मोटिवेशनल पावर, अभिप्रेरणा शक्ति, टेम्परामेंट, चित्त प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को समझा जाता है। इस व्यक्तित्व विमाओं के आधार पर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की व्याख्या की है। साथ ही साथ कैटल, गिलफोर्ड, आइजेंक, आलपोर्ट आदि जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने इस पर बहुत सारे शोध कार्य भी किए हैं। जेंडा और क्लेनकी हैमेल 1982 ने 4 प्रकार के डायमेंशन बताए, ट्रेट्स से संबंधित, शील गुण से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, टेम्परामेंट से संबंधित और कैरेक्टर से संबंधित। यह शील गुण अभिप्रेरणा, स्वभाव, चित्त प्रकृति, चरित्र, इन सब से के आयाम के बारे में, विमाओं के बारे में इन मनोवैज्ञानिकों ने बताया। अभी हमने इसके पहले आपको टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बताया था। कंफ्यूज मत होइएगा, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी और डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी अलग हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो व्यक्तित्व विमा होती है उसका एक छोर न्यूनतम और दूसरा छोर उच्च या अधिकतम होता है। मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्टिन्यूम, सातत्य जैसे जस्ट लाइक स्केल, जो कि 0 से शुरू होकर कितना होगा ये निर्धारित हम करते हैं। तो इस तरह से विमाएं जो होती हैं न्यूनतम से अधिकतम तक एक सातत्य या स्केल या कॉन्टिन्यूम पर होती हैं। जैसे कि आइजेंक ने अंतर्मुखता बहिर्मुखता को व्यक्तित्व प्रकार मानने से इनकार किया है। इनका कहना है कि इंट्रोवर्सन एक्सट्रोवर्सन एक प्रकार की डायमेंशन है, यानी एक प्रकार की विमा है जिसका एक छोर जब व्यक्ति कम बोलने वाला तो अंतर्मुखता से संबंधित और दूसरा बहिर्मुखता से संबंधित, न कि इन्होंने इसको अलग प्रकार के रूप में वर्णन किया है। अब हम आपको सबसे पहले अभिप्रेरणात्मक विमा के बारे में बताते हैं। 2 प्रकार की मुख्य रूप से विमाएं बताई गई हैं और उसमें पहली है मोटिवेशनल डायमेंशन, अभिप्रेरणात्मक विमा। अभिप्रेरणात्मक विमा का संबंध ऐसी विमाओं से है जिसमें व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एग्रेसिव मोटिव डायमेंशन आता है, संबंधन अभिप्रेरक विमा आता है, एफिलिएशन मोटिव डायमेंशन आता है, और अचीवमेंट मोटिव से संबंधित है
अप्रूवल मोटिव और पावर मोटिव से संबंधित। तो सबसे पहले हम आपको आक्रामकता अभिप्रेरक विमा के बारे में बताते हैं। एग्रेशन मोटिव डायमेंशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, आक्रामकता है क्या? आक्रामकता का अर्थ किसी भी प्रकार से किसी को हानि, क्षति या नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इस प्रकार की आक्रामकता शारीरिक क्षति ही पहुंचाए। कई बार व्यक्ति दूसरों को मानसिक क्षति भी पहुंचाता है। यह एक ऐसी बीमा है जिसका उद्देश्य यह होता है कि किसी जीवित प्राणी को हानि या चोट पहुंचाना होता है। यह डेफिनेशन शेवर ने दी है 1993 में, और इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि आक्रामकता व्यक्ति बहुत तरस करता है। कई बार जैसे आप किसी पे नाराज हुए, उसकी वस्तु उठाकर फेंक दी, यह भी आक्रामकता प्रकार है। लेकिन मुख्य रूप से किसी जीवित व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि, क्षति, व्यक्ति यानी प्राणी, कोई भी, यहाँ पर व्यक्ति नहीं मतलब है, केवल प्राणी को किसी प्रकार का जो हम नुकसान पहुंचाते हैं, वह आक्रामकता व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार की जो मोटिवेशन जिन व्यक्तियों में होती है, वह व्यक्ति जो होते हैं हमेशा लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज, शारीरिक आक्रमण के द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना चाहते हैं अथवा दुख देना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। फ्रायड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, और उन्होंने मृत्यु मूल प्रवृत्ति का जो संबंध बताया वह इसी आक्रामकता अभिप्रेरक से संबंधित माना है। परंतु आक्रामकता की प्रवृत्ति को हम ये भी जानते हैं कि यह अर्जित होती है, और इसमें ये देखा गया है कि व्यक्ति इसका अधिगम विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न माध्यमों से करता है। अभी इसके पहले हमने आपको मरे की थ्योरी बताई, और हमने आपको कहा था कि टीएटी के द्वारा मरे ने आवश्यकता मापन का एक परीक्षण बनाया है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति का मापन टीएटी के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा भी इस मोटिव का मापन किया जा सकता है, जैसे रोर्शा परीक्षण के द्वारा भी इस अभिप्रेरणा का मापन किया जा सकता है। इसके अलावा आपने डोलार्ड का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, और उसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया था कि कैसे किस प्रकार से गुड़ियों के खेल से बच्चों ने आक्रामकता, कुंठा व्यवहार को सीखा। मिलर और डोलार्ड 1941 ने भी इस प्रकार के सिद्धांत में संशोधन किया है और कहा है कि कुंठा, फ्रस्ट्रेशन के कारण अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं, और इन व्यवहारों में एक प्रकार का व्यवहार आक्रामक व्यवहार भी होता है। मैस्लो तथा एप्ली ने भी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, कुंठा, आक्रामकता का मापन किया, और अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि जब कुंठा से किसी विशेष प्रकार का खतरा नहीं होता है, तब उसमें आक्रामक व्यवहार नहीं शामिल होता है। किंतु जब कुंठा के कारण उदोलन होता है, संवेगात्मक उदोलन होता है, संवेगात्मक उदोलन नहीं होगा तो आक्रामक व्यवहार नहीं होगा, लेकिन जब इसके कारण उदोलन होगा और व्यक्ति को खतरे की आशंका होगी, कोई अनिष्ट की आशंका होगी, झुंझलाहट होगी, तो ऐसी स्थिति में आक्रामक व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं।
सीयर्स ने भी इस संबंध में अध्ययन किया और प्रयोग भी किया, और प्रयोग में ये देखा कि यदि एग्रेसिव बिहेवियर को, आक्रामकता व्यवहार को यदि पुनर्बलित किया जाता है, रीइंफोर्स्ड होता है वह, और वह भी पॉजिटिव रीइंफोर्स होता है, तो इस प्रकार का आक्रामक व्यवहार बढ़ जाता है। ऐसे उदाहरण आप दैनिक जीवन में भी बहुत देखते हैं। इसीलिए आक्रामक व्यवहार को रीइंफोर्स वह भी पॉजिटिवली कभी नहीं करना चाहिए। इस संबंध में फेशबैंक ने भी अध्ययन किए और इस बारे में यह निष्कर्ष दिया कि विशेष परिस्थिति में जब व्यक्ति अपनी आक्रामकता को व्यक्त करता है, यानी प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि कई बार व्यक्ति आक्रामकता को इसलिए व्यक्त करता है क्योंकि इससे उसका तनाव कम होता है या समाप्त होता है। इस संबंध में अगर आक्रामकता अभिप्रेरक के संबंध में अगर बंदूरा के प्रयोग की बात नहीं करते हैं तो अध्ययन अधूरा रह जाता है। हमने आपको बंदूरा की थ्योरी पढ़ाई हुई है, बताई हुई है। उसका एक प्रयोग याद करिए जिसमें बच्चों को फिल्में दिखाई गई थीं और फिल्मों में मॉडल जो था वह तरह तरह का व्यवहार करता था। एक फिल्म ऐसी भी दिखाई गई जिसमें जो मॉडल था वह आक्रामक व्यवहार करता था, और उसमें एक फिल्म ऐसी भी दिखाई गई कि आक्रामक व्यवहार करता था लेकिन पुरस्कार नहीं पाता था। एक फिल्म में जो मॉडल था वो आक्रामक व्यवहार करता था और पुरस्कार पाता था, और एक फिल्म ऐसी भी दिखाई गई जिसमें कि मॉडल जो था आक्रामक व्यवहार करने के कारण दंड पाता था। यानी जो एक प्रकार था उसमें न दंड मिलता था न पुरस्कार, एक में पुरस्कार मिलता था और एक में दंड मिलता था। इस तरह से स्कूली बच्चों को, नर्सरी स्कूल के बच्चों को बंदूरा ने इस प्रकार की फिल्म दिखाई और यह देखा अपने अध्ययनों में कि उस मॉडल के बिहेवियर को सबसे अधिक फॉलो किया गया जिसमें कि आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते देखा गया। इस तरह से आक्रामकता का जो व्यवहार है वह सभी विश्व के चाहे जितने समाज हैं सब में पाया जाता है, लेकिन सब में समान मात्रा में नहीं पाया जाता है। किसी में यह व्यवहार अधिक और किसी में यह व्यवहार कम होता है। मैकडूगल का नाम आपके लिए सुना हुआ नाम है, अनोखा नाम नहीं है। मैकडूगल पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को दिया था और इन्होंने युयुत्सा मूल प्रवृत्ति को आक्रामकता का मुख्य कारण बताया है। फ्रायड के बारे में भी हमने आपको बताया कि इन्होंने आक्रामकता व्यवहार की जो व्याख्या की है वह मृत्यु मूल प्रवृत्ति के आधार पर की है। लॉरेंस ने भी इसको, लॉरेंस 1966 ने इसे वंशानुक्रम से संबंधित माना है। और आपको यह ध्यान होना चाहिए कि मूल प्रवृत्ति या वंशानुगत इस तरह की जो थ्योरीज होती हैं इसमें इस प्रकार के व्यवहार को जन्मजात माना गया है, किंतु जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वह इसकी व्याख्या अंतर्नोद को आक्रामकता की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, और व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वह इसको, जो भी व्यवहार है उसकी व्याख्या अधिगम के आधार पर करते हैं। तो इन लोगों ने आक्रामकता की जो उत्पत्ति है उसका मुख्य कारण जो बताया है वह अंतर्नोद को बताया है।
बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक जैसे डोनाल्ड मिलर आदि यह मानते हैं कि आक्रामकता की उत्पत्ति कुंठा के कारण, जबकि सीयर्स ने आक्रामकता का संबंध सामाजिक विशेषताओं से माना है। बस ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि जो एग्रेसिव मोटिव है, आक्रामकता अभिप्रेरक है, इसकी उत्पत्ति जो है हानिकारक उद्दीपकों की उपस्थिति के कारण होती है। इस संबंध में बेक ने भी अध्ययन किया और बताया कि आक्रामक व्यवहार का विवेचन किसी एक आधार पर नहीं किया जा सकता है और इसकी व्याख्या अनेक आधारों पर करनी चाहिए। हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई व्यवहार हम अध्ययन करते हैं, उसमें पुराने नए सभी अध्ययन शामिल होते हैं। अभी आप देखिए, कोरोना से देश हमारा जूझ रहा है और लोगों में बहुत तरह के व्यवहार, हम आपको एक दिन और बताए थे कि न्यूज़पेपर में क्या निकला है, कैसे अध्ययन निकले हैं। आज फिर जब आक्रामक व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं परिस्थितियों, अभी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बेक ने ये कहा है कि किसी एक आधार पर आक्रामकता व्यवहार का विवेचन हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आज मुझे ध्यान आ गया कि आज के पेपर में मैं कई जगह ऐसी घटनाओं को आज के पेपर में पढ़ी जिसमें लूट पाट करके छीनने, ये तो घटनाएं होती ही रहती हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका संबंध बढ़ गया है। लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए हैं, पैसे की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है। इस कारण से यह व्यवहार प्रबल रूप से अब दिखाई देगा और इसके लिए अलर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम बेक की थ्योरी को पूरी तरह से यह प्रूफ कर सकते हैं कि किसी एक आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। मायर 1977 ने भी 8 प्रकार के आक्रामक व्यवहारों की व्याख्या की है। भय, उद्वेलित भय, पीड़ा उद्वेलित, मातृत्व उद्वेलित, क्षेत्र रक्षात्मक, यौन क्रिया निर्धारित, पराहीनता, पुरुषों, पशुओं, इन सब प्रकारों के व्यवहारों की व्याख्या की है। और इन सब व्याख्याओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह जो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार है जिससे व्यक्ति दूसरों को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाता है। इस संबंध में बंदूरा का जो विचार है वह है कि व्यक्ति जो है जीवन को बनाए रखने के लिए हमेशा आक्रामक व्यवहार करेगा, यह आवश्यक नहीं है। आक्रामक व्यवहार एक प्रकार का सीखा हुआ व्यवहार है जिसकी उत्पत्ति जो है वह मॉडल लर्निंग या प्रतिरूप अधिगम के द्वारा होती है और इसकी व्याख्या अनुकरणात्मक सीखने, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं बड़ों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं और इसके द्वारा भी इस प्रकार के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। यह व्यवहार भी अन्य प्रकार के व्यवहारों की भांति अनेक प्रकार के कॉग्निटिव स्टिमुलस, कॉग्निटिव फैक्टर्स से, यानी संज्ञानात्मक कारकों से प्रभावित होता है और इस पर मुख्य रूप से रीइंफोर्समेंट के प्रभाव को भी माना जाता है। बर्कोविच ने भी इस संबंध में अनेक अध्ययन किए हैं और इनके द्वारा जो अध्ययन किए गए, शोध कार्य किए गए, यह इनके सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। बर्कोविच का ये कहना है कि व्यक्ति में आक्रामक व्यवहार जो है वह तब उत्पन्न होता है जब कि उसके सामने कोई ऐसा स्टिमुलस हो, कोई ऐसा उद्दीपक हो
जो उसके लिए एवर्सिव टाइप हो, विकर्षणात्मक हो, पीड़ादायक हो। और ऐसे उद्दीपक, आपको पता है कि पीड़ादायक उद्दीपक को व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है। ऐसा कोई भी चीज व्यक्ति नहीं पाना चाहता है जिससे उसे कष्ट हो, दंड हो। वह उससे बचने के लिए प्रयास करता है। और जब यह पीड़ादायक उद्दीपक अधिक होता है, प्रबल होता है, तो इससे बचाव के लिए व्यक्ति जो है आक्रामक या आवेशात्मक व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार जो आवेशात्मक व्यवहार है या आक्रामक व्यवहार है, इसकी उत्पत्ति कई बार आंतरिक कारणों से भी होती है। जैसे व्यक्ति के जो पीड़ा है, क्रोध है, घृणा है, कई बार आंतरिक रूप से व्यक्ति इसको सहन नहीं कर पाता है और यह आक्रामकता के रूप में प्रदर्शित हो जाती है। पीड़ादायी उद्दीपक की उपस्थिति में व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार के उद्दीपक का भी उपयोग कर सकता है। वह इसके लिए कुछ पहले से तैयारी भी कर सकता है और पहले से अगर आक्रामक व्यवहार उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है तो इस संबंध में वह हथियारों के उपयोग से भी वह नहीं चूकता है। इस संबंध में बर्कोविच और लॉवेस ने कई प्रयोग भी किए और इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर कई निष्कर्ष भी दिए। इनके प्रयोगों की दशाएं कई प्रकार की थी और इस सब के आधार पर इन लोगों ने यह निष्कर्ष दिया कि आक्रामकता की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा उन प्रयोज्यों में होती है जिन्हें जितनी ही अधिक संख्या में पीड़ादायक आघात दिए गए थे। यानी अभी हमने कहा कि इन लोगों ने प्रयोग की कई दशाएं रखी थी। तो एक दशा यह थी कि ऐसे समूह पे इन्होंने अध्ययन किया जिसको कि बहुत ज़्यादा विद्युतीय इलेक्ट्रिक शॉक या पीड़ा दिया गया। और जब पीड़ा दिए जा रहा था तो इनके पास बहुत कुछ ऐसे हथियार भी रखे थे, लेकिन उनसे आक्रमण नहीं हो सकता था और कहा जाता था कि यह दूसरे के हैं। लेकिन निष्कर्ष में इन लोगों ने पाया कि ऐसे प्रयोज्यों ने इस प्रकार के हथियारों के उपयोग के लिए यह प्रयत्नशील हुए क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा आघात मिला था। आक्रामक व्यवहार की व्याख्या में जिम्बार्डो का नाम भी प्रमुख है। आक्रामक व्यवहार की व्याख्या में जिम्बार्डो ने अंतर्नोद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है आक्रामकता के लिए उसके लिए उद्दीपन का भी बहुत ही महत्व होता है। इसके अलावा इस संबंध में बहुत सारे अध्ययन किए और जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो भी आक्रामकता संबंधी अध्ययन हुए हैं उसमें उद्दीपक परिस्थितियों आदि का विशेष महत्व होता है, साथ ही साथ अंतर्नोद का भी महत्व होता है। अध्ययन में यह भी पता लगता है कि जब व्यक्ति को किसी आनंद की अनुभूति वाले कार्य से रोका जाता है, उसके लक्ष्य में बाधा पहुंचाई जाती है, ऐसे लक्ष्य जिससे कि उसे संतुष्टि प्राप्त होनी थी, और उसमें जब बाधा पहुंचती है तब व्यक्ति में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। जिम्बार्डो ने यह भी कहा है कि व्यक्ति के जो तार्किक संज्ञान होते हैं उसके आक्रामक अंतर्नोद पर अवरोधक प्रभाव डालते हैं और इसके कारण कई बार उसकी आक्रामकता कम भी हो जाती है। अगर मनुष्यों में इस प्रकार की जो
रीजनिंग है, तार्किक संज्ञान है, अगर यह न होता तो शायद मनुष्य पशुओं से भी अधिक आक्रामक होता। और देखिए, जो अध्ययन होते हैं, जो अनेक प्रकार की हत्या, इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो मानसिक दृष्टि से विकृत प्रकार का होता है, क्योंकि जब उसमें तर्कयुक्त व्यवहार होंगे तो इस प्रकार का व्यवहार कम दिखाई देगा। इस संबंध में एक ऐसी अवस्था का भी वर्णन किया गया है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता को भूल जाता है। इस प्रकार की जो अवस्था है यह निर्व्यक्तीकरण की अवस्था होती है, और यह अवस्था जिम्बार्डो ने भी अपने अध्ययन में बताई है। और इसके कारण व्यक्ति जो है अपने अस्तित्व को भूल जाता है, जिस कारण से वह सही निरीक्षण, सही आत्ममूल्यांकन यानी उपयुक्त आत्मनिरीक्षण, उपयुक्त आत्ममूल्यांकन नहीं कर पाता है, और इसके कारण वह ऐसी स्थिति तक पहुंचता है। इस संबंध में अन्य भी अध्ययन किए गए हैं, और जिम्बार्डो के अध्ययन की पुष्टि के लिए अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए हैं। जिम्बार्डो ने भी अपने प्रयोग कई प्रकार से करके देखे हैं, और इन्होंने प्रयोज्यों के विभिन्न समूहों पर अध्ययन किया और इस संबंध में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। अब हम आपको दूसरी विमा के बारे में बता रहे हैं। एफिलेशन मोटिव डायमेंशन, संबंधन अभिप्रेरक विमा। यह व्यक्तित्व की एक ऐसी, ये सारी विमाएं अभी जो हम आपको बता रहे हैं, यह सब अभिप्रेरणात्मक विमा के अंतर्गत ही बता रहे हैं। मानव व्यक्तित्व की यह जो विमा है, यह जो डायमेंशन है, जैसा कि आप नाम पढ़ रहे हैं, एफिलेशन, संबंधन, यानी इसमें व्यक्ति दूसरों का साथ खोजता है, संबंध रखना चाहता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ में उसे आनंद की अनुभूति होती है, संतुष्टि होती है। और मनुष्य, आप जानते हैं कि एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के उसके जो मोटिव्स हैं उसकी संतुष्टि भी उसकी संबंधों, समाज आदि पर ही निर्भर होती है। इस प्रकार से इस अभिप्रेरणा से जो व्यक्ति प्रेरित होते हैं वह समूहों में रहना चाहते हैं, तथा व्यक्ति जो है अपनी स्वेच्छा से दूसरे समूह का सदस्य बनता है। जैसे फ्रेंड सर्किल होती है, फैमिली है, क्लब है। तरह तरह के क्लब क्यों बनते हैं? इसीलिए बनते हैं कि व्यक्ति जो है संबंधन अभिप्रेरक की संतुष्टि चाहता है, और व्यक्ति इनका सदस्य अपनी स्वेच्छा से बनता है। यह अभिप्रेरक ऐसा मोटिव है जो व्यक्ति के व्यवहार को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसे अन्य अभिप्रेरकों या आवश्यकताओं का मापन किया जा सकता है, वैसे इस मोटिव का भी मापन किया जा सकता है। इस संबंध में टीएटी भी इसको मापने की एक प्रमुख विधि है। एटकिंसन 1958 ने इस प्रकार के मोटिव का मापने की काफ़ी लंबी विस्तृत विधि दी है। और इस अभिप्रेरणा को जो मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, इसके लिए परिस्थिति परक सिचुएशनल परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो परीक्षण हैं इनका उपयोग शेस्टर 1959 ने किया,
और इन्होंने अपने प्रयोग में 2 प्रकार के समूह लिए और इनमें एक समूह में इनके द्वारा जो समूह लिए गए वह एक नियंत्रित समूह और दूसरा प्रायोगिक समूह था। और दोनों ही प्रकार के समूहों में इन्होंने गर्ल्स को लिया था। और इस संबंध में इन्होंने जो इनका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, प्रायोगिक समूह को शेस्टर ने हाई एंजाइटी ग्रुप कहा, क्योंकि इस समूह के जो निर्देश थे वह प्रयोज्यों में उच्च चिंता उत्पन्न करने वाले थे। और प्रायोगिक समूह का अध्ययन जिस कक्ष में किया जाता था उसमें पहले ही कुछ विद्युत यंत्र रखे हुए थे और उनसे ये कह दिया गया था कि आप पर जो प्रयोग किया जाएगा उसमें सबको पीड़ादायी विद्युत आघात दिया जाएगा, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी यह सुनकर ही प्रयोज्यों में चिंता बढ़ गई, क्योंकि आघात या पीड़ा देने के लिए कहा गया था। और इसके बाद उन्हें कुछ देर वहीं वेट करने के लिए कहा गया। इसके बाद वो कक्ष में आए और उस रूम में जहाँ अन्य लड़कियां थीं वहाँ भी आकर उन्होंने कहा कि आप वहाँ भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो इतना सुनने के बाद ही बहुत से जो प्रयोज्य थे उन्होंने पहले ही कह दिया कि वह इस प्रयोग में भाग नहीं ले सकते हैं। इसी तरह दूसरे समूह को भी उन्होंने निर्देश दिया और ये कहा कि जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। देखिए, पहले समूह को उन्होंने क्या कहा कि वह शॉक बहुत ज़बरदस्त होगा, और दूसरे समूह को ये कहा कि एक बहुत ही हल्का विद्युत आघात दिया जाएगा जिसमें आपको गुदगुदी होगी और यह कहीं भी से भी हानिकारक नहीं है। इस तरह से ये देखा कि दोनों जो समूह थे उनमें एक में उच्च चिंता और दूसरे में निम्न चिंता पाई गई। इस आधार पर इन्होंने ये देखा कि जो उच्च चिंता वाला समूह था उसने प्रयोग में भाग नहीं लिया और अनुमति लेकर चले गए, जबकि दूसरे समूह के सदस्य 100%, जिसको कि इन्होंने लो एंजाइटी ग्रुप कहा, वह पूरे उपस्थित रहे। इनमें जो इन्होंने अध्ययन किया उसमें ये पाया कि जो उच्च चिंता वाला समूह था उसमें कुछ प्रयोज्यों ने तो वेट करना भी पसंद नहीं किया, जबकि कुछ ने अन्य लड़कियों के साथ प्रतीक्षा करना पसंद किया। तो ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में जब चिंता की मात्रा अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में संबंधन अभिप्रेरक के लिए भी व्यक्ति तत्पर होता है। यानी उस समय यह फैक्टर अधिक क्रियाशील हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है इस बारे में अपनी चिंता का समाधान करना चाहता है। इस संबंध में और भी अध्ययन किए गए हैं और ये देखने का प्रयास किया गया कि क्या इस पर बर्थ ऑर्डर, जन्म क्रम आप समझते होंगे कि पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, ये बर्थ ऑर्डर होता है कि जन्म क्रम का कैसा प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में पाया गया कि प्रथम संतान जो माता पिता की पहली संतान होती है उसमें यह संबंधन अभिप्रेरक अधिक मात्रा में पाया जाता है। अध्ययनों के आधार पर बहुत से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं
अध्ययन यह भी बताते हैं, जैसे राइट ने अध्ययन किया 1971 में और यह पाया कि महिलाओं में अन्य महिलाओं से मैत्री संबंध, समान रुचियां, हितों, अमूर्त मूल्यों आदि के आधार पर यह स्थापित होते हैं। जैसे महिलाएं जो हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध किस आधार पर रखना चाहेंगी, जैसी उनकी रुचियां होती हैं, अगर सामने वाले में भी ऐसी रुचि है, कुछ उनकी वैल्यूज होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मूल्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन सब आधार पर यानी समान रुचि, समान मूल्य, समान हित में इस प्रकार के संबंध अधिक रखे जाते हैं। अध्ययन यह भी बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स पे अध्ययन हुए उस संबंध में यह निष्कर्ष मिलता है कि इस प्रकार का जो अभिप्रेरक है यह स्टूडेंट्स लाइफ में जातीय प्रभावों से मुक्त होता है। यानी स्टूडेंट लाइफ में जो संबंध होते हैं, दोस्ती होती है, उस पे जातीय कारकों का प्रभाव बहुत रेयर केसेस में पाया गया है। अध्ययन ये भी बताते हैं कि इस पर स्पेशियल फैक्टर्स यानी स्थानीय कारकों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव अधिक पड़ता है। यानी स्थानीय कारकों का प्रभाव ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, लेकिन इससे अधिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में ब्लूम ने भी अध्ययन किया और यह निष्कर्ष दिया कि मैत्री संबंधों को प्रभावित करने वाला एक सार्थक महत्वपूर्ण कारक यह संबंधन अभिप्रेरक है। डॉनी 1972 ने भी संबंधन अभिप्रेरणा को एक ऐसा फैक्टर माना है कि इसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के, मतलब इन्होंने एक बहुत लंबा अध्ययन किया और विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि जो संबंधन अभिप्रेरणा है वह उसको जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला फैक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। देखिए, यह इन्होंने बताया कि माँ और बालक के संबंध। अध्ययन में ये देखा गया, माने माँ और बालक के संबंध को लेकर इन्होंने बताया कि यह अभिप्रेरणा इससे बहुत अधिक प्रभावित होती है। और इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि माँ बालक के संबंध यदि कटु होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में, अगर माता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं हैं तो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की जो अभिप्रेरणा है वह बढ़ जाती है, जबकि ऐसे लोगों में यह अभिप्रेरणा कम पाई जाती है जिनमें माँ और पुत्र के संबंध अच्छे होते हैं। इस संबंध में शेवर ने भी अपना अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर शेवर ने यह निष्कर्ष दिया कि जो संबंधन अभिप्रेरक विमा है, अब डायमेंशन की बात कर रहे हैं, कि जिन व्यक्तियों में धनात्मक होती है उनमें सामाजिकता और उदारता के गुण पाए जाते हैं। इस तरह से इस अभिप्रेरक की दो विमाएं होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जो पॉजिटिव डायमेंशन है उसमें व्यक्ति जो है दूसरों के साथ संबंधन रखता है, इसमें होप होती है, आशा होती है, होप फॉर अफिलिएशन, यानी संबंधन की एक आशा होती है। जबकि इसकी जो निगेटिव ऋणात्मक विमा है इसमें व्यक्ति को एक भय होता है, जिसे कि फियर ऑफ रिजेक्शन यानी अस्वीकृत कर देने का भय।
और जब यह अस्वीकृत होने का भय होता है तो यह ऋणात्मक विमा होती है। इस तरह से इस विमा के दो छोर यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होते हैं। अभी यह डायमेंशन बहुत लंबा है। हमने अभी आज आपको सिर्फ 2 डायमेंशन बताए हैं।